गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना और अभी लाइव के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्दी ही यूट्यूब से डिलीट की जा सकती है। वजह ये है क्योंकि इस वीडियो से आप जैसे दर्शकों का तो होने वाला है बहुत ज्यादा फायदा, लेकिन जो इंसानियत के दुश्मन हैं और जो वैक्सीन के धंधा करने वाले लोग हैं उनका होने वाला है बहुत ज्यादा घाटा। तो इन सभी षड्यंत्रकारियों को उनकी असली चेहरा और आपके सामने इनका सच दिखाने के लिए और इन षड्यंत्रकारियों का धंधा बंद कराने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर लियो रेवेलो जी। आप में से बहुत सारे लोग परिचित ऑलरेडी हो चुके हैं डॉक्टर लियो जी से, फिर भी जो लोग नए दर्शक हैं उनको बता देता हूं कि डॉक्टर लियो रेवेलो जी प्राकृतिक स्वास्थ्य केंद्र के डायरेक्टर हैं काफी लंबे समय से। 65 से ज्यादा देशों में लेक्चर दे चुके हैं, 51 से ज्यादा लिख चुके हैं किताबें। इसके अलावा अभी मौजूदा विश्व शांति दूत और इंटरनेशनल कोर्ट के 32 जजों में से भारत की तरफ से इकलौते जज हैं। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर लियो रेवेलो जी आपका। नमस्ते। तो जैसा कि दर्शकों विषय है आज का कि जो टीका है, अब काफी लंबे समय से जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं उनके द्वारा आपके मन में बहुत सारे वहम बिठा दिए गए हैं वैक्सीन के नाम पर। तो एक तो उनका खुलासा होगा, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो वैक्सीन का विरोध भी करते हैं तो वो भी आपको वैक्सीन के प्रति जो डर है वो तो फिर बता रहे हैं कि इसके घाटे क्या हैं, लेकिन उसकी वजह से आपके दिल में बैठ गया है डर कि अगर हमको वैक्सीन लगानी पड़ गई तो हमको क्या होगा। तो ये डर भी निकल जाएगा और समस्याओं के साथ साथ समाधान के बारे में बात करेंगे हमारे डॉक्टर लियो रेवेलो जी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में जुड़ भी रहे हैं और जोड़ने का प्रयास भी करें। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि जो डीआई जो आपकी वैक्सीन है, जिन लोगों को थोड़ा नॉलेज की बेसिक कम होती है तो उनको मैं मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीन है ये काम कैसे करती है, हमारी बॉडी में किस तरह से इसका फंक्शन रहता है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले देना चाहें तो दर्शकों को ज्यादा फायदा होगा। जी सर। सभी दर्शकों को और सुमित आजाद और भारतवासियों को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम कहना चाहते हो तो वंदे मातरम कहो, नमस्ते कहना चाहते हो तो नमस्ते कहो, गुड मॉर्निंग कहना चाहते हो तो गुड मॉर्निंग कहो, कुछ भी कहो, लेकिन शुभ प्रभात सबके लिए और शुभ दिन सबके लिए और शुभ फ्यूचर सबके लिए। अभी shoot your questions and I will reply. I am happy that Dr. Vishwaroop has joined us and so many others have joined us. कितने लोग आए हैं अभी तक? 103 अभी इस समय लाइव देख रहे हैं। तरुण कोठारी नहीं दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पर। चलो ठीक है, वो थोड़ा बाद में देख लेंगे, कोई नहीं। हाँ बाद में उनको नहीं तो गिरफ्तार करके लाओ इमरजेंसी कोड के अंदर। ओके चलिए बोलिए पहला सवाल। बस मैं बेसिक जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो वैक्सीन है एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, क्योंकि वैक्सीन का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन चूंकि हमारे बॉडी के अंदर जब वो जाती है तो किस तरह से काम करती है और क्या होती है वैक्सीन, तो वो बेसिक नॉलेज अगर आप सबसे पहले दे देंगे तो आगे की सारी बातें समझने में आसानी हो। थोड़ी सी आपकी जो साइड की माइक्रोफोन है खरखर कर रही है, थोड़ा सा मॉड्यूलेट करो उसको, थोड़ा सा ये करो, कम करो, आवाज बहुत जोर से आ रही है। ओके अभी ठीक है। अभी शाहरुख खान जो है वो बुढ़ा हो गया, उसके जगह पे हम तुम्हारा नाम बॉलीवुड में दर्ज करा दिए हैं अगले फिल्म के लिए। हर बार तुम एक नई नई कोटी पहनते हो और मुझे तो कहीं कभी गिफ्ट नहीं देते हो। थोड़ा सा मजाक करना सीखो यार, थोड़ा सा हंसना सीखो, इतने सीरियस क्यों बने हो। बिल गेट्स की वैक्सीन अभी तक तुम्हारे यहाँ पहुंच नहीं चुकी है और पहुंचेगी भी नहीं। ओके पहला सवाल है, हमारे बॉडी में जो वैक्सीन देते हैं उसका खतरा क्या है। वैक्सीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नॉट अ रेमेडी, ऑन द कॉन्ट्ररी वैक्सीन
से डैमेज ज़्यादा होता है शरीर में। उसमें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है 26-30 प्रकार के इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी इम्यूनिटी को सैप करते हैं। सैप मतलब कमजोर करते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो इट कैन नॉट बी मेड कंपल्सरी, और ये तो हार्मफुल होते तो यूजफुल तो नहीं होते हैं। वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जो है, मैं केवल कोरोना की वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वैक्सीन जो है वो यूजफुल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी वो इम्यूनिटी को तुम्हारे कमजोर करते हैं, और जितनी भी बीमारियां आज आपको दिखाई दे रही है वो सब वैक्सीन की देन है, वैक्सीन के वजह से मल्टीप्लाई हो रही है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि आज दुनिया में 30,000 डिसीजेज है। ये डिसीज नहीं है, कुछ सिम्टम को भी डिसीजेज में डाल दिया है, और 30,000 डिसीजेज है। और क्या 30,000 आप वैक्सीन बनाएंगे? नहीं बन सकते कभी भी। और 30,000 वैक्सीन भी बनाएंगे तो कितने साल लगेंगे उसको देने के लिए? आजकल जैसे दवाइयाँ की प्लेट भर के दवाइयाँ दी जाती है आपको शरीर में, शुरुआत से ही बच्चों को बीसीजी वगैरह वैक्सीन दिया जाता है बिना पूछे कंपल्सरीली। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। पेरेंट्स हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट इट। तो मैंने पहले 2 सवालों का आपका जवाब दे दिया है, अभी तीसरा सवाल। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? ओके ओके ओके, गलती से माइक ऑफ रह गया था जी। मेरा सवाल फिलहाल यही है कि आप जो बता रहे थे कि वैक्सीन में जो इंग्रेडिएंट है तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं, हार्मफुल है। तो आप जरा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि आखिरकार कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि वैक्सीन में यूज किए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं। तो उसके बारे में अगर डिटेल से बताएंगे तो लोगों को ज्यादा यकीन होगा कि ये इंग्रेडिएंट होते हैं और ये सच में हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल। इंग्रेडिएंट्स के मैंने आपको एक स्लाइड भेज दी है, एक पोस्टर भेज दिया है हिंदी और अंग्रेजी में। उसको आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो अगर आप स्क्रीन पे लाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने आपको कहा था स्क्रीन पे अगर उसको रखेंगे, सामने लोगों के सामने रहेगा, तो मैं जो भी कहता हूँ वो उनके नज़र के सामने आएगा। खैर मैं उनमें से कुछ बड़े बड़े जो इंग्रेडिएंट है उनको मैं बता रहा हूँ। पहले बात तो उसमें अल्कोहल होती है, एल्यूमिनियम होता है, फीटल बोवाइन सीरम होता है, मर्क्यूरी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, पोक जिलेटिन होता है, ह्यूमन एल्ब्यूमिन होता है, मतलब ह्यूमन ब्लड होता है उसमें, मंकी सेल्स होते हैं, मंकी के किडनी के सेल्स होते हैं, और पॉलीसॉर्बेट होता है, नियोमाइसिन होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, फॉस्फेट होता है, बोरेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, फॉस्फेट होता है, सोडियम फॉस्फेट, सॉर्बिटॉल। दिस कैन नॉट बी इंजेक्टेड, फिर भी वो उसमें डालते हैं। यीस्ट प्रोटीन होता है, और यूरिया होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मतलब एमएसजी होता है सबसे खतरनाक, और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से और एमएसजी से आज जितने भी ऑटिज्म केसेस दिखाई दे रहे हैं जो पहले नहीं थे, पहले तो आज मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। और आप लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से ही ऑटिज्म शुरू हुआ है, वैक्सीन की वजह से ही कैंसर शुरू हो गए, वैक्सीन के वजह से ही जटिल बीमारियां शुरू हो गई है। तो वैक्सीन डज नॉट प्रोटेक्ट, अंडरलाइन द वर्ड, वैक्सीन डज नॉट प्रोटेक्ट, वैक्सीन हार्म्स। एंड ये जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो तो सबसे खतरनाक है। उसमें आपके शरीर में बहुत सी ऐसी चीजें डाली जाएगी, इंक्लूडिंग चिप, वेयर यू कैन बी फाउंड आउट कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुंचे हो, क्या कर रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे, आपका शरीर कितना खोखला है, आपके शरीर में डायबिटीज है कि नहीं, आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, आपको कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, कौन कितनी डोज लेनी चाहिए, ये सब। और इसकी वजह से अगर आप इनके दुश्मन बन गए तो ये तो लेजर बीम से आपको खत्म भी कर सकते हैं जहां भी आप हो। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आप समझो लंदन, बम्बई से लंदन जा रहे हो, 12 घंटे की फ्लाइट, या
बम्बई से आप वॉशिंगटन जा रहे हो, 16-18 घंटे की फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट होती है, आप आसमान में 16 से 18 घंटे बैठते हो, तो वो सूट पहनकर बैठोगे तो क्या होगा, संडास में भी बराबर नहीं जा सकोगे आप। तो और पूरे पूरे इस पे बैठे रहोगे इतने घंटे तक, खाना भी नहीं खा सकोगे आप। क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे इसमें कुछ लगा है नहीं? ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो 16-18 घंटे जब आप ऊपर उड़ते हो आसमान में, कैबिन प्रेशर अगर कम हो गया तो, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और मास्क पहनने से आपकी हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं वो फिर से अंदर जाएगा, तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपरकैप्निया होगा। तो हाइपरकैप्निया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, तो आपके ब्रेन के ऊपर असर होगा, आपके हार्ट के ऊपर असर होगा। आप जो दबी हुई हवा है उसको लेते हो, उसको भी आप बराबर नहीं, तो आप उतरने के पहले ही शायद आप मर सकते हो इतने लंबी फ्लाइट में, क्योंकि और सर्कुलेशन भी बराबर नहीं होता है बदन का, इतने घंटे बैठोगे तो। रात में सोए नहीं हो तो अनाउंसमेंट से जाग गए हो तो प्रॉब्लम होती है। So these are the various things which you have to remember when you are flying. मैंने बहुत सा फ्लाइंग किया है 65 देशों में, और 18-18 घंटे की फ्लाइट ली है, जैसे मैंने कहा बम्बई से वॉशिंगटन तक। तो उसमें बहुत परेशानी होती है, अगर आप सोए नहीं रात को, शराब पीने लगे, ओके, और मांसाहार करने लगे। मैं तो वेजिटेरियन खाना खा लेता हूँ हमेशा। तो ये बातें ध्यान में रखना। मैंने कहा कह दिया। अगला सवाल, जी जी मैंडेटरी वैक्सीन बिल्कुल के बारे बिल्कुल। में, तो अभी मैंडेटरी वैक्सीन के बारे में चौथा सवाल है। जी जी बिल्कुल। हाँ, कोई भी तो कोई वो भी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी सरकार, कोई भी वैक्सीन कंपनी, कोई भी फार्मा माफिया हमको मैंडेटरी वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान में रखना। और वैक्सीन का जो जनक था एडवर्ड जेनर करके, एडवर्ड जेनर वैक्सीन का जनक था, उसने ये वैक्सीन बनाया था। उसकी मेडिकल डिग्री जो थी वो बोगस थी। 15 पाउंड में उसने वो मेडिकल डिग्री खरीदी थी, एडवर्ड जेनर ने। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा। उसने अपने पहले लड़के को वैक्सीन दिया, और उसका जो वैक्सीन दिया हुआ लड़का था वो 21 साल में मर गया। तो इसलिए उसने अपने दूसरे लड़के को वैक्सीन नहीं दिया। तो ही बिकेम द वैक्सीन इन्वेंटर, बिकेम द वैक्सीन एंटी वैक्सर। आई बात ध्यान में, वैक्सीन इन्वेंटर एंटी वैक्सर बन गया। वैक्सीनेशन जो it was based on old superstition from dairy maids. It's a medical fraud. And Edward Jenner was known as medical crank. Initially, उसके vaccine experiment was so dangerous, it was outlawed and prohibited. Cases of smallpox increased despite his vaccination. Scientists described his work as imaginative fabrication, and he was known as Edward Jenner, the initiator of the vaccine, who was also called as the crank of the vaccine, and who also became the first anti-vaxxer, was a good contributor, but later on was denounced by the pharma mafia, the same pharma mafia which is now seeing large business in its invention, is promoting it in more deadly way. ये समझ लो। तो हिंदी में मैं बोलने की कोशिश करूंगा, मेरा लड़का मुझे याद कर रहा है हिंदी में बोलो, यह इंटरव्यू हिंदी में है तो बोलने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं जब आधा अंग्रेज बन गया हूं तो आई एम अ ब्रिटिश ग्रेजुएट, तो मुझे अंग्रेजी ज़्यादा बोलने की आदत है। हिंदी भी मैं बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, शायद तुम्हारे से भी अच्छी बोल देता हूँ, और शेरो शायरी करनी है तो वो भी करेंगे। एनीवे, अगला सवाल। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट किसी को भी फोर्सफुली वैक्सीन नहीं लगा सकती, तो क्या ये सच में हम मान लें कि भारत में हो या किसी भी देश में
हमें डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमको कोई वैक्सीन लगा ही नहीं पाएगा, जरूर मतलब मैंडेटरी कर ही नहीं पाएगा। क्या ये बिल्कुल सच में ये मान रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जैसे ये डॉक्टर ब्लास जी हैं जो लगातार इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं 10 साल से, वो बताते हैं, हमने भी सुना उनकी वीडियोस में, और भी काफी सारे लोग, कि आप इस वहम में ना रहें कि आपको वैक्सीन ऑप्शनल रखा जाएगा, वैक्सीन मैंडेटरी किया जाएगा भारत में भी। तो क्या आप इसको बिल्कुल खंडन कर रहे हैं कि वैक्सीन मैंडेटरी नहीं होगा किसी भी देश में? पहली बात तो ये है कि वैक्सीन कंपनियों में होड़ लगी है, और हमारी इंडिया की जो वैक्सीन है वो पूना में है। उसका वैक्सीन बनाने वाला पारसी है, हम उसको जानते हैं। हमने उनको सवाल पूछा, आप लोग कहते हैं पारसी, क्योंकि मेरी वाइफ भी पारसी है, तो मैंने उसको पूछा, आप कहते हो कि हमारा ब्लड रॉयल ब्लड है, हम ईरान से आए थे, हम उसको पोल्यूट होने नहीं देंगे, तो फिर आप वैक्सीन के गंदे गंदे बिजनेस में कैसे उतर गए? ये मैंने उसको सवाल पूछा था राइटिंग में, उसका जवाब नहीं आया है, ना ही उसका फोन आया है। तो ये जो इंडियन वैक्सीन है, ही क्लेम्ड, पूना वाला उसका नाम है, ही क्लेम्ड दैट इट इज सेफर देन दी फॉरेन वैक्सीन। ओके, फाइजर की जो वैक्सीन है वगैरह, तो उससे तो अच्छा हमारी वैक्सीन है, सेफर है। लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मोर और लेस सेम है, प्रोसेसिंग का काम भी सेम है। उसकी लेबोरेटरी में आप जाकर देखोगे, वो आने को नहीं देंगे आपको, वो भी सेम है। ओके, तो उसका वैक्सीन कैसे लेस टॉक्सिक हो जाएगा, ये मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। और आप लोग हमेशा केवल एलोपैथिक वैक्सीन की क्यों बातें करते हो? ऑल्टरनेटिव वैक्सीन की बातें तो तुम लोग करते ही नहीं हो, या तो तुम लोग जानते नहीं हो कि ऑल्टरनेटिव वैक्सीन भी है। हर्बल में वैक्सीन है, नेचुरल वैक्सीन है, होम्योपैथिक वैक्सीन है, इसको तो आप कभी चर्चा ही नहीं करते हो। अच्छा, होम्योपैथी की जो वैक्सीन है वो 1 रुपए में मिलती है आपको, 1 रुपए से भी कम, और ये मिलती है कितने हजारों रुपए लगाते हो आप। आपको कहा जाता है कि आप अगर नहीं ले सकोगे, आपके पास पैसा नहीं, तो सरकार पैसा डालेगी, लेकिन उसकी प्राइस कितनी है जानते हो? कम से कम 15 लाख से लेके 25, सॉरी 15 लाख ने 15 हजार से लेके 25 हजार एक वैक्सीन की कीमत है। तो आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी करेंगे, देंगे मतलब पैसा भी लूटेंगे और कंपलसरी आपके ऊपर रेप भी करेंगे। आपका जो दूसरा सवाल है, जो मैंने देख लिया है, कि सरकारी अगर नौकर है, बाकी के ऊपर शायद सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती है बाकी लोगों के ऊपर, लेकिन जो सरकारी काम करते हैं उनको अगर बलि का बकरा बना दिया और उनको कंपलसरी वैक्सीन दिए गए, तो आप उनको क्या सलाह दोगे? पहली बात, इसके ऊपर बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। एक तिनैकर नाम का, तिनैकर ने क्या नाम उसका, सम बहुत अच्छा डीएमसी था, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर, तो बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा बोलता था एज अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट हैज़ टू टॉक इन लिमिटेशन। तो उसके ऊपर सरकार ने बंदी लगाई थी। नानी पालकीवाला करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर था, बहुत अच्छा, हमारे पहचान के भी थे वो, तो उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सरकारी नौकर हुआ तो क्या हुआ, उसके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसी तरह यू हैव अ राइट टू से नो, राइट टू से नो, मैं नहीं लूंगा ये वैक्सीन, और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। सरकार से नौकरी से नहीं निकाल सकते हो, और निकालेंगे तो सरकार के ऊपर आप केस कर सकते हो। तो से लर्न टू से नो, और उनको पूछो, जो वैक्सीन देने को आएंगे उनको पूछो इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, क्या ये अपने बच्चों को देंगे, क्या ये वैक्सीन नहीं देंगे, वो डॉक्टर से पूछो, जो देने को आएगा उसको पूछो। पहली बात तो कोई आपके घर में घुसकर आपको वैक्सीन नहीं दे सकता है। आपको घर में अगर घुसेगा तो उसके ऊपर ट्रेसपासिंग की केस डालो, ट्रेसपासिंग, इंडियन पिनल कोड, ट्रेसपासिंग की केस डालो। पहली बात तो दरवाजा मत खोलो, और सेफ्टी डोर लगा के रखो। सेफ्टी डोर लगा के रखोगे तो अंदर का दरवाजा खुलेगा, आप उनसे बात कर सकते हो, वो लोग अंदर नहीं आ सकते, वो लोग अंदर घुस नहीं सकते। घंटी अगर है तो आपने देखा कि ये आ रहे हैं,
तो घंटी बंद करके रखो, लेकिन उन्होंने दरवाजा ठोका तो अंदर का दरवाजा खोलो और बात करो, बोलो क्या है, हम वैक्सीन लगाने लिए आए। कहने का हमको नहीं लेना है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। वैक्सीन की कीमत कितनी है, वैक्सीन की इंग्रेडिएंट कितने हैं, क्या है, क्या आप जानते हो? क्या आपने अपने बच्चों को पहला वैक्सीन दिया है यहाँ आने के पहले? ये सवाल जब पूछेंगे और इसके ऊपर लिख कर दो कि हमको ये वैक्सीन सेफ है, ये लो इसके ऊपर लिख कर दो, ये वैक्सीन हम देने को जो आए हैं वो वैक्सीन सेफ है, उसकी कीमत इतनी है, अगर उससे हमारा कुछ नुकसान होगा हम आपको नुकसान भरपाई देंगे, इसके ऊपर लिख कर दो हमको, ये कार्ड के ऊपर, ये पेपर के ऊपर। तो लोग भाग जाएंगे उल्टे उल्टे पैरों से। लेकिन आप सवाल नहीं पूछते हो, आप मतलब केवल आप नहीं, जो लोग होते हैं वो सवाल नहीं पूछते, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं और एकदम कांपने लगते हैं। पुलिस आया कांपने लगते हैं। अरे पुलिस को डंडा मारने का कोई अधिकार नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो चालान फाड़ सकता है, लेकिन कैसे मारते हैं लोगों को। मैंने एक पुलिस वाला का वीडियो देखा, बच्चा बेचारा छोटा सा 10-15 साल का रहेगा, अपना कार्ट लेके जा रहा है, उसके ऊपर अंडे है, सब्जियां है, ये है वो है। पुलिस वाला वीडियो में मांग रहा है पैसे दो, 100 रुपया दो। तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है। आपको शर्म नहीं आते मेरे से पैसे मांगने के? और वो चल पड़ा। तो उसने उसकी पूरा कार्ट उधेड़ दिया। मतलब समझो उसमें 10,000 का प्रॉब्लम रहेगा तो सारे अंडे सारे सब्जियां ले लेगी। तो ये जो दादागिरी होती है, ये दादागिरी को हमको सबने मिलकर इसको एड्रेस करना है, उनके ऊपर केस डालनी है पुलिस के ऊपर। आपके पास वीडियो है तो उसको वायरल करना है। अच्छा, डू यू नो दैट यू कैन इवन अरेस्ट अ पब्लिक सर्वेंट? इट इज कॉल्ड सिटीजन अरेस्ट। अगर आप वहां से जा रहे हो और ये बच्चे के ऊपर अन्याय हो रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो और वीडियो बना के वायरल कर देते हो, आपने आपकी ड्यूटी तो बजाई, लेकिन उसको पकड़ भी सकते हो। इट इज कॉल्ड सिटीजन अरेस्ट। सिटीजन पुलिस को या पब्लिक सर्वेंट को, कोई जो करप्ट है उसको पकड़ सकती है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी उसके ऑफिस में पकड़ सकते हैं। आजकल आपके हाथ में मोबाइल है, सीधा अगर वो घूसखोरी करता है उसका फोटो निकालने का, ड्रॉर खुला रखकर बैठा है, इसमें पैसे डालो, इसका आपकी याचिका डालो, वो देखता है याचिका के साथ में पहले उसमें कुछ लिफाफा है कि नहीं, उसका फोटो निकालो, उसका फोटो निकालो, वायरल कर दो। यू हैव टू फाइट द करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला मैं बस फिलहाल यही जानना चाहूंगा, जैसा आप बता रहे हैं कि जो वैक्सीन है बहुत ज्यादा हार्मफुल, तो वैक्सीन जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्मफुल, आपने इंग्रेडिएंट भी बताए थे, लेकिन अभी एक बयान आया अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थी सिंह, जिसमें कि बराक ओबामा जैसे भी लोग हैं, तो अगर ये हानिकारक है, हार्मफुल है, तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि हम पब्लिकली आकर के खुद वैक्सीन लगाएंगे क्योंकि ये वैक्सीन सेफ है? तो उनका क्या इंटेंशन हो सकता है, क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? क्यों, अगर खतरनाक ये वैक्सीन है, उनको पता नहीं है या इसके पीछे कुछ और भी सच्चाई है? पहली बात तो ये जो आदमी है बराक ओबामा, ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये तो कारकुन किस्म का प्रेसिडेंट बन गया। उसके पर्सनल लाइफ में हम नहीं जाते हैं, लेकिन बराक ओबामा अगर बोलता है कि मैं खुद को सब लोग के सामने वैक्सीन लगाऊंगा, उसको पहला सवाल मैं पूछूंगा, क्या आप इस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट जानते हो? आपको बताए हैं ये इंग्रेडिएंट इसमें क्या है? वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डड वैक्सीन बोलते हैं उसको। डड वैक्सीन मतलब क्या है? खाली पानी या ग्लूकोज आपके बदन में डालेंगे, उसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं होते, उसको डड वैक्सीन बोलते हैं। क्या ये आप जानते हो, नहीं जानते हो? दूसरे प्रकार का जो वैक्सीन होता है उसको बोलते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड वैक्सीन मतलब हिंदी में उसको हम बोलने जाएंगे तो मेरे ख्याल से उसका शब्द है तनुकृत वैक्सीन। तनुकृत वैक्सीन, अभी आप अंग्रेजी समझेंगे लेकिन ये हिंदी नहीं समझोगे। तनुकृत वैक्सीन क्या होता है? ओके, तनुकृत वैक्सीन का नाम है, या एटीन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब है कि इसमें लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैक्सीन। तो ये जो ओबामा है या बुश है या
दूसरे जो अभी जीत के अमेरिका में आया है या तुम्हारे मोदी है, ये सब पानी का वैक्सीन लेंगे, उसको डड वैक्सीन बोलते हैं, दिखाने के लिए। और आप बोलोगे देखो इनको सबको वैक्सीन दिया, इनको तो कुछ नहीं हुआ। तो ये गेम प्लान है फार्मास्यूटिकल माफिया का, ये तो गेम प्लान है। तो उसमें आप उसके इसमें आ जाओगे, बोले क्या रे ये तो रिबेलो बोलता है वो गलत है, सब कुछ नहीं हुआ, देखो उनको हम भी ले लेते। और बाद में जो है जैसे 5G के टावर के ऊपर से जो पंछी उड़ते हैं वो टपक के मर के नीचे गिरते हैं, वैसे जितने भी लोगों ने वैक्सीन लेंगे वो सब मरेंगे, या तो उनको जटिल बीमारियां होंगी, कैंसर से पछताएंगे। इनके पास कैंसर की वैक्सीन पिछले 50 साल वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कैंसर की वैक्सीन आज तक नहीं आई। तो कोरोना की वैक्सीन कहां से आई एकदम 15 दिन में, 20 दिन में? ये भी आप नहीं सोचेंगे, ये भी सवाल आप लोग नहीं पूछेंगे। ओके। और दूसरी बात, केवल आप ये फार्मा माफिया की वैक्सीन से क्यों परेशान हो? उनको को नहीं, हमको नहीं लेना है, बस खत्म बात, हमको नहीं लेना है, हमारे बच्चे को नहीं देना है। मेरी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट टू स्पीक फॉर माय चाइल्ड। लेकिन मैंने ऐसी कितनी माएँ देखी है, इग्नोरेंट, फॉरेन रिटर्न्ड, हाईली क्वालिफाइड, इंग्लिश स्पीकिंग, कॉन्वेंट एजुकेटेड, बच्चे को लेकर जाएगी अस्पताल में, इसको वैक्सीन देना है, ये देखो आपके शेड्यूल के अनुसार हम आए हैं। वो बच्चे का हाथ पकड़ेगी नर्स, उसको ये देगी, बच्चा रो रहा है। दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेप अकॉर्डिंग टू मी ऑन अ टाइनी टॉट। छोटे अर्भक के ऊपर तुम इतनी जबरदस्ती करते हो, और तुम माँ कैसे बनी? सबसे अच्छा तो इंग्रेडिएंट होता है कोलोस्ट्रोम, माँ के दूध में जो केमिकल होता है, फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग में कोलोस्ट्रोम होता है। दैट कोलोस्ट्रोम इज द बेस्ट वैक्सीन, वो प्रोटेक्ट करता है। नेचर ने सारी सुविधाएं कर रखी है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, लेकिन आप जानते नहीं है। आप तो पेट फाड़ के बच्चा निकालते हैं, आपको पानी में बच्चे को डिलीवरी कैसे करना है ये मालूम नहीं है। डॉल्फिन आकर गरोदर औरत के आजू बाजू में घूमती है और 5 मिनट में समुंदर में बच्चे का जन्म होता है। ये वीडियो देखा है आपने? नहीं देखा है? इस वीडियो को देखो, उसको देखो तो आंखें खुलेगी तब जाकर तुम्हारी, लेकिन नहीं तो नहीं खुलेगी। तो ये मैं कह रहा हूं, मैं जो बातें कह रहा हूं वो अपने अनुभव से कह रहा हूं। हमने बहुत कुछ दुनिया देखी है, पूरी दुनिया देखी है। और जब मैं कहीं पर जाता हूं, केवल बाग बगीचा म्यूजियम देखने को नहीं जाता हूं, म्यूजियम में तो मैं जाता ही नहीं हूं, वेस्ट ऑफ टाइम। हम देखते हैं वहाँ के कोर्ट्स कैसे है, वहाँ की यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ के अस्पताल कैसे है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ की जुडिशरी कैसी है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ये सब मैं देखता हूँ। क्या आप जानते हो दुनिया की वर्ल्ड कोर्ट कहाँ पर है? नेदरलैंड में है। उसमें 15 जज है। लेकिन हमारे जो ट्रिब्यूनल है, जो यूनाइटेड नेशन के तहत एस्टेब्लिश किया है, ये 40 साल से है। वर्ल्ड कोर्ट तो अभी आया, हमारे जो ट्रिब्यूनल है, मैं उसमें नहीं था कभी, लेकिन जिसने इसको एस्टेब्लिश किया वो 40 साल से काम कर रहा है। एंड वी आर वर्किंग वॉलंटरी। हम तुम्हारा पगार नहीं लेते, मांगते नहीं भिखारी की तरह हमको पगार दो। इफ यू आर डूइंग सिटीजन ड्यूटी तो तुम पगार क्यों मांगते हो? ओके। तो वर्ल्ड कोर्ट जो है वो हेग में है, हेग नेदरलैंड में। वहां 15 जज होते हैं। हमारे इंडिया का भी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज वहां बैठा हुआ है। वो सब जो होते हैं ना, ऐसे चलते हैं, ऐसे बैल को या घोड़े को ऐसे लगाते ना, ऐसे ऐसे चलते हैं। उनको केवल नीचे का दिखता है। नीचे अगर किसी ने पैसे रख दिए तो फिर समझ लेना कि कैसे हो जाता है। तो इनको ऐसे केवल नीचे दिखता है। हम वैसे नहीं है, हम डेडिकेटेड लोग हैं। 32 अभी 33 हो गए, 33 जजेस है पूरे दुनिया का इस ट्रिब्यूनल में। मैंने ट्रिब्यूनल का आपको कार्ड दिया है, आइडेंटिटी कार्ड, वो जरा दिखाओ लोगों को। और अब हम रीट ऑफ मैंडेमस इशू करने जा रहे हैं। रीट ऑफ मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, दिस हैज टू बी फॉलोड, दिस हैज टू बी फॉलोड। इफ यू डोंट फॉलो यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर चेयर। नरेंद्र मोदी को कहोगे तुमको प्राइम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, नीचे उतर जाओ। वी विल पास दैट ऑर्डर ऑल्सो, नीचे उतर जाओ। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है इसको सील कर दो। हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सबके नाम दिखाई देंगे।
सबके नाम विद प्रूफ, सबके नाम, बिल गेट्स को और उसकी वाइफ को फॉर एग्जांपल, जॉर्ज सोरोस को फॉर एग्जांपल, हमने सजा दी है लाइफ टर्म की, लाइफ टर्म विदाउट पेरोल। विदाउट पेरोल का मतलब है बीच में इनको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो जेल मैनुअल में लिखा है कि अगर आपने 21 दिन का महीना गिनते हो लोग, तो 1 महीना सर्व कर दिया, समझो आपको 6 महीने की सजा हो गई, तो 6 महीने की सजा 15 दिन के बाद में मतलब 20 दिन के बाद में 1 हफ्ता मिलता है छुट्टी, तो उसको पेरोल बोलते हैं। तो लंबी सजा में जो लोग रहते हैं लाइफ टाइम की, तो उनको पेरोल मिलता है 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार। बट वी हैव सेड विदाउट पेरोल यू विल सर्व द लाइफ टर्म। अभी उसको वो लोग कहाँ अपील करेंगे बताओ? जब वर्ल्ड ट्रिब्यूनल ने ये दिया है, अपील कहाँ करेंगे? वर्ल्ड कोर्ट को इसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम वर्ल्ड कोर्ट से भी ऊपर है, हम वर्ल्ड कोर्ट से भी। तो हम जो रिट ऑफ मैंडेटमेंट इश्यू करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे कि हमने ये सजा ये अनाउंस की है, मोदी को इस सजा का इम्प्लीमेंट करके मोदी को कुर्सी पे हटाओ। अगर वो लॉकडाउन नहीं हटाता है तो, लॉकडाउन अगर हटाता है तो शायद हम कंसीडर करेंगे कि उसको रहने दो, लॉकडाउन हटा दो। लॉकडाउन हटाएगा तो ऑटोमेटिकली मास्क चली जाएगी, कंपलसरी वैक्सीनेशन नहीं आएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडेंटिटी कार्ड लेने की जरूरत नहीं। आपने देखा है क्या तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर जो है उसके पास कार्ड कहाँ से आया जब वैक्सीन नहीं लिया है? तो देखो जरा जाकर, मैंने उसके ऊपर कमेंट भी किया मेरे फेसबुक के ऊपर, इसको कहाँ से ये कार्ड मिला? उसको बोलते हैं हेल्थ कार्ड, और हेल्थ कार्ड तुम्हारे इससे जुड़ा हुआ है आधार कार्ड से। और मैंने कहा था इसको आधार कार्ड मत कहो, इसको अधिकार कार्ड कहो। सिटीजन को अधिकार होता है, आधार नहीं मांगते हम लोग, भिखारी नहीं तुम्हारे से आधार मांगने को, हम हमारे राइट्स मांगते हैं। तो अधिकार कार्ड होना चाहिए था उसको, लेकिन ये लोग करते नहीं है। ये आपको हमेशा नौकर बना के रखते हैं, जो नौकरशाही जो है वो आपको नौकर बना के रखते हैं सिटीजन को। और मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, मैं इनकी बातें नहीं मानता हूँ, और मैं सीधे बोलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट को, आई वॉज द फर्स्ट वन टू राइट अ रिट पिटिशन। अभी सब लोग दौड़ रहे हैं लेकिन मेरे को कंसल्ट नहीं कर रहे, लंबी चौड़ी लेटर्स लिखते, आप भी लिखो, आप भी लिखो। अरे ये तो हमने लिख चुके हैं, हमने तो वर्ल्ड कोर्ट तक पहुंचा दिया है, इसको समझ लो ना। इसको नहीं समझते हो और मिलकर काम करो ना, कोई आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे मित्र जो है तरुण कोठारी बोले हमने एफआईआर डाल दिया, उसको एफआईआर नहीं बोलते भैया, वो तो आपने एक एप्लीकेशन दिया है, उसके साथ में आपने प्रूफ जोड़े हैं, लेकिन उसको एफआईआर कहाँ बना है, उसको सेक्शन कहाँ लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। एफआईआर को नंबर देना होता है, एफआईआर बनाते अरेस्ट करना होता है लोगों को, और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने या सेशन जज के सामने, डिपेंडिंग ऑन द आईपीसी सेक्शन, यू हैव टू प्रोड्यूस देम विद इन 24 आवर्स। ये एफआईआर का मतलब होता है। लेकिन आप जानते नहीं हो वह एफआईआर किसको बोलते हैं, कैसे दर्ज किया जाता है, नहीं जानते हैं। खाली एक लेटर लिख के दिया, उसको एफआईआर नहीं बोलते हैं। तरुण कोठारी, are you listening to this? You should consult me because I don't think you have got any legal knowledge about this. You may be a good MD, but your MD is in radiology. You are X-ray person. ओके, एक्सरे की हड्डियां क्या है, कैसे क्या करते हो, ठीक है, दैट इज गुड फॉर डायग्नोस्टिक्स, लेकिन हीलिंग का क्या है? तो विश्वरूप अच्छा काम कर रहा है, लेकिन विश्वरूप जो है उसको लोगों ने लेबल लगा रखा है, वो गलत लेबल है। उनके पास एमडी नहीं आ रहा। एमडी क्या है? एमडी आई कॉल मेडिकल डोंकीज। एमडी की क्या जरूरत है? हाँ, मेडिकल डोंकीज हो आप लोग। एक डिसीज वन ऑर्गन स्पेशलिस्ट हो आप, एक बीमारी को डिसीज करते हो, वन डिसीज वन ऑर्गन। और हम हमारे नेचुरोपैथी में, होम्योपैथी में बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को देखते पूरा। और आपने अगर WHO का डेफिनेशन पढ़ा है हेल्थ का, तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। पढ़ो ना उस डेफिनेशन को। तो ये लोग स्पिरिट की दवाई कहाँ देते? सोल सिकनेस इनको मालूम है क्या?
इनको सोल सिकनेस मालूम है क्या? पूर्व जन्म के पाप लेकर आप जन्मे तो फिर से वही मेमोरी लेकर आए हो ना यहाँ पर, तो उसकी उसकी बीमारी कैसे निकालोगे आप? उसको सोल सिकनेस बोलते हैं। कर्म, अपने संस्कृत में कर्म, कर्म लेकर आए हो, पूर्व जन्म के कर्म, पाप किया था, किसी को मारा था, वो कर्म की मेमोरी तुम्हारे पास है, उसको लेकर आए हो। मेरे पास बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, लेकिन समय अभी कम है। दो एमडी डॉक्टर है, हस्बैंड एंड वाइफ, और उन्होंने कैसे शादी की। हस्बैंड जो है एकदम गोरा चिट्टा है और वाइफ जो है काली कलूटी है, और इसके इधर सर के ऊपर खड्डा है, क्रेटर है। बहुत अच्छे हैं, दोनों एमडी है, बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र है, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने उनको पूछा तो बोले ये पूर्व जन्म की मेरी वाइफ थी, अभी फिर से मिली, तो ये कर्म के खेल है, ये उनका आंसर था। सही है, कर्म के खेल होते हैं, कभी कभी आपको फिर से भेजा जाता है यहाँ पर, या तो आपको डिमोट कर दिया जाता है, कॉकरोच बन जाते हो, छिपकली बन जाते हो, सांप बन जाते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नेचर। तो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूवमेंट डिजेनरेशन होता है लाइफ में। तो स्पिरिट को संभालो, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। चलो नेक्स्ट। अभी आपने जैसे जिक्र किया ये इंटरनेशनल कोर्ट के जजमेंट का, तो काफी सारे दर्शकों के मैं कमेंट देख रहा हूँ, तो एक छोटा सा बताते चलें आप कि ये चाह रहे हैं कि जो जजमेंट दिया है क्या उसकी पीडीएफ कॉपी दर्शकों को पढ़ने को मिल सकती है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि जैसे ट्रेस पासिंग का भी आप केस कर सकते हैं, अगर आपको वैक्सीन लगाने के लिए घर पे आए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी केस कर सकते हैं, तो उनके लिए जो अधिकार हैं तो कौन से एक्ट के तहत वो ऐसा एक्शन कर सकते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट की क्या उनको कॉपी मिल सकती है? अगला जो हम इंटरव्यू करेंगे कभी इस जजमेंट के ऊपर, तो इनकी सारी पीडीएफ मिल सकती है दर्शकों को देखने के लिए? मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दिया है कि क्रिमिनल मैनुअल नाम की एक चौपड़ी है, क्रिमिनल मैनुअल, वो आप सरकारी खाते में तो रहती है। इसमें इंडियन पिनल कोड होता है, एविडेंस एक्ट होता है, एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। इसको बोलते हैं क्रिमिनल मैनुअल। ये 600 रुपये में आपको मिल सकती है। उसमें इंडियन पिनल कोड के सारे सेक्शन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सारे सेक्शन है, एविडेंस एक्ट के सारे सेक्शन है। एविडेंस एक्ट के तहत आपको ओनली पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सवाल कर सकते हो कोर्ट में, बेतुकी बातें नहीं कर सकते, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो जब तक आप पक्का एफआईआर नहीं बनाते हो, आपको पुलिस उसको ए बी या सी के तहत रिपोर्ट लिख के खारिज कर देगी। ए बी सी ऐसे 3 रिपोर्ट होते हैं। तो ये बोले ये तो खारिज कर दिया हमने, इसमें कुछ दम नहीं है, बंद, केस बंद। तो उसको एफआईआर नहीं बोलते। एफआईआर का मतलब है जैसे ही एफआईआर आपने डाल दिया, कोर्टिंग सेक्शन वगैरह, और उनकी ये सजा कितनी है? 7 साल की सजा है। अगर कोई जज भी गलती करता है, जानबूझ के खोटा रिपोर्ट बनाता है, जानबूझ के खोटा जजमेंट देता है, तो जज को भी आप गिरफ्तार कर सकते हो 219 के तहत, और उसको 7 साल की सजा हो सकती है। हमने 2-3 जजेस पे ऐसी कानूनी कार्रवाई की है, प्रूफ करके। एक जज तो वो मुसलमान है, वो हमेशा पैसे लेता है और बाद में जजमेंट देता है। और हमारे एक केस में उसने हिमालय ड्रग कंपनी के खिलाफ हमने केस डाली थी, उसको उसने बिना सुने क्लोज कर दी। तो वो भी मुसलमान है, हिमालय ड्रग कंपनी भी मुसलमान है, इनका गैंग है। और ये जो जज है वो पुराने चीफ मिनिस्टर का जमाई है, नाम भी मैं ले सकता हूँ, हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर रखी है एंटी करप्शन ब्यूरो को वगैरह, लेकिन ये सब आपस में मिले भगत है। मैंने एफआईआर भी डाला था उसके खिलाफ। मैं तो खतरनाक आदमी हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हमको कहा था, डी गैंग ने धमकी भी दी थी। मैंने बोला देख भाई, तू क्या मेरे से धमकी, तेरे में हिम्मत तो है, सामने आके मिल मेरे को, जब मरना है तब मरेंगे, नहीं तो तुमको मारेंगे हम। तो चुप हो गया, बाद में फिर से फोन नहीं आया मुझे। ओके,
तो मैं किसी से डरता नहीं। फिर वो डी गैंग का रहने दो, नहीं तो तुम्हारे फार्मा गैंग का रहने दो। मुझे खरीदने का कितनी बार कोशिश की उन्होंने। एड्स, मैंने एड्स की बुक लिखी है, 6 उसकी एडिशन आई है। और 2000 साल से मैं आई वाज कंडक्टिंग कैंप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप। 2002 में पहले तो सीधा इधर पहुंचा साउथ अफ्रीका में, उसके बाद में बार्सिलोना में, उसके बाद में बैंकॉक में, उसके बाद में कनाडा में, ओके, टोरंटो में मैं बिल गेट और उसकी औरत को मिला था। और तभी मुझे उनका चेहरा देखकर उल्टी आई। ऐसे लोग थे उन लोग, स्पिरिचुअली अनइवॉल्व्ड। उसकी इंग्लिश भी ठीक नहीं है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ये खुद नहीं जानते हैं। मेरे सवालों का जवाब मैंने उनको पूछा तो भाग गए, पिछली गली से या पतली गली से जैसे आप लोग बोलते हो। तो मैं ऐसे कुछ लोगों को मिल चुका हूं, समझे। मैं केवल थियरी नहीं बताता हूं, मैं कल का एक्टिविस्ट नहीं हूं। मैं जस्टिस ऑफ पीस था 20 साल के लिए। जस्टिस ऑफ पीस मतलब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। मैंने नजदीक से सारे पुलिस चोरों को देखा है, कोर्ट्स देखे है। मैं 1990 से लिटिगेंट वेलफेयर फोरम का प्रेसिडेंट ये हूँ। तो हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तुम खुद की केस खुद लड़ सकते हो, एडवोकेट्स की कोई जरूरत नहीं होती है। इट इज कॉल्ड पिटिशनर इन पर्सन, समझे। और देर इज अ प्रोविजन, इट इज कॉल्ड लेटर पिटिशन। मतलब आप लेटर लिखो सुप्रीम कोर्ट को, इट हैज टू बी टर्न्ड इनटू सो मोटो रिट पिटिशन। इसका एप्लीकेशन मैंने 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को, गुजरात हाई कोर्ट को, केरला हाई कोर्ट को, आसाम हाई कोर्ट को, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को, वर्ल्ड कोर्ट को भेजा था। ये सारी याचिकाएं तुम लोग अभी जागे हो, अभी पिटिशन लेकर घूमते हो। पिटिशन में बहुत से नुक्स हमने निकाले, हमारे पास उसकी कॉपी है। ऐसे लेटर लिखो, यस, इट इज कॉल्ड लेटर पिटिशन, ओके, लेटर पिटिशन। तो इवन इफ यू रिसीव अ पोस्टकार्ड लेटर, पोस्टकार्ड के ऊपर, और जज को लगा कि इसमें बहुत हानि हुई है इस आदमी के और ये बेचारा गरीब आदमी है, पोस्टकार्ड लिखता है, तो उसको इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ पिटिशन। इट इज कॉल्ड एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन, एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन। ये जस्टिस कृष्णा अय्यर का जजमेंट है। जस्टिस कृष्णा अय्यर अभी नहीं है, हयात नहीं है, मर गए बेचारे। बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उनको भी जानता था। तो ऐसे ऐसे अच्छे महान जज होकर गए हमारे यहाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज जो है, आज की जो सुप्रीम कोर्ट, बहुत से जज उसमें से आजकल के जो जज है वो कुंभकर्ण है, खुद एक्शन नहीं लेते हैं, सोए हैं। अरे ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड, कोर्ट हैज टू वर्क 24 आवर्स अ डे। लेकिन तुम्हारे पास, उस दिन मैंने तरुण कोठारी को भेजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं, एक लेटर लेकर। मैंने कहा आप भी उसके ऊपर सही करो, मैंने तो करके भेजी है, जाकर दे दो। वहां एक जो औरत बैठी थी वो बोलती है नहीं, आपको अंदर जाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अंदर जाने को नहीं देते हो तो लेटर तो ले लो, तुम्हारा रजिस्टर तो बताओ, कंप्लेंट बुक तो बताओ। वो उसके ऊपर चिल्ला रही है। वो औरत जो है नाम भी नहीं बता रही है, अपना मुद्दा भी नहीं बता रही है कि पुलिस वाली है कि वहां की रिसेप्शनिस्ट है। और वो अगर रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट को अदब से बात करनी होती है। वो बोलते नहीं जाने दो, निकल जाओ इधर से। अरे ये भाषा एक डॉक्टर के साथ। फिर डॉक्टर तरुण कोठारी ने मुझे फोन दिया, मैंने उसके ऊपर चिल्लाया। मैंने बोला तो ऐसी कैसी बात करती है, मैंने तू की भाषा करती, आप नहीं। ऐसे चपरासी लोगों को मैं आप नहीं बोलता हूँ। मैंने बोला नहीं, हमारे अंदर के सामने। मैंने बोला उसको मेरे को कनेक्शन दे दो, मैं बात करना चाहूंगा। नहीं दिया उसने। तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले 10 सालों से सॉरी कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया है। करो मेरे ऊपर डेफेमेशन करना है तो करो, कंटेम्प्ट डालना है तो डालो, हिम्मत है तो देखता हूं मैं तुम्हारी। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम अ सॉरी कोर्ट ऑफ इंडिया। पिछले 10 सालों में उनको बताया जाता है पोस्ट रिटायरमेंट को आपको कैसे प्रमोशन दिया जाता है। जैसे अभी जस्टिस गोगोई, चीफ जस्टिस जो था, जिन्होंने एक औरत के ऊपर अन्याय किया था, तो वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया राज्यसभा में।
तो ऐसे फिक्सिंग होता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूजुअली गवर्नर बनते हैं किसी स्टेट के, तो उनको मालूम होता है ये तो हमारा काम करेगा। तो ये पॉलिटिक्स है सब, इस पॉलिटिक्स को जानो आप लोग, गंदी नाली के तो कीड़े हैं सब लोग। जी जी। तो अब जैसा कि आप भी बता रहे हैं, इस बात से एग्री हैं, और हमने भी पिछले बहुत सारे सालों में देखा है कि अब न्यायपालिका खुद सरकार के अंडर में, सरकार ने उसको खरीद रखा हुआ है। तो ऐसे में अगर हम कोर्ट, जो आप भी बता रहे हैं कि कोर्ट जाओ, आप केस करो, तो फिर केस करने का फायदा ही क्या है? फिर हमको तो न्याय तो मिलेगा नहीं, क्योंकि न्यायपालिका तो बिक चुकी है सरकार के हाथों, ये षड्यंत्रकारियों के हाथों। तो फिर ऐसे में अब इनका क्या अल्टरनेटिव है कि फिर हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचता है? जब कोर्ट जाने से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा, फिर कैसे मिलेगा न्याय? नहीं, न्याय मिलता है, ऐसा नहीं कि 100% न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलता है लेकिन टेक्निकल होता है, फंडामेंटल नहीं होता है, टेक्निकल। तो आप खुश, वो भी खुश। ओके, तो इट इज नॉट दैट। अच्छा, पहली बात तो ये मुझे बताओ, आप अगर 1,000 पेज की याचिका बनाएंगे, 1,000, 2,000, 3,000, इतने इतने बड़े गड्ढे, दो दो कॉपी देनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, डबल स्पेस में टाइप करना पड़ेगा। उन्होंने रूल बना के रखे, सिंगल स्पेस पे नहीं, आधे पेज पे टाइप करने का, डबल स्पेस में टाइप करने का, ओके, इंडेक्स देने का, वो ठीक है। तो रूल्स जो है दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल रूल्स एंड एडजेक्टिव रूल्स। Adjective rules cannot, the responsibility of adjective rules are to help people, not to harass them. ओके, ये ध्यान में रखना। लेकिन ये लोग एडजेक्टिव रूल्स पे ज्यादा ये भार देते हैं, फंडामेंटल राइट्स को तो भूल गए लोग। अभी जो ये है, इसने, मोदी ने जो लॉकडाउन रखी है, दैट इज एब इनिशियो null and void under Article 13. Ab initio मतलब राइट एट द बिगिनिंग। इसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, ये लॉकडाउन को। एब इनिशियो इट इज रॉन्ग, नल एंड वॉइड फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 14 to 30। तो ये 14 to 30 आर्टिकल जो है, आप पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, बुक की कॉपी विथ कमेंट एंड केस लॉ आपको 300 रुपए में मिलेगी। 300 या 500, अभी बढ़ गए होंगे, तो मैंने जब खरीदी थे 300 रुपए दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अपने घर में रखो, उसका अभी हिंदी में भी अनुवाद आया है। आप अगर अंग्रेजी नहीं समझ तो कोई हरकत नहीं, हिंदी में अनुवाद आया है। तो ये करो ना, अपने आप को तैयारी करो ना। आप तैयारी नहीं करते, ऐसे घुस जाते हो। FIR डाल दिया हमने। अभी कोई एक पटेल नाम का आदमी है, उसको, वो मेरे फोन पे टच में रहते हैं, और उनको मैंने कहा, गांधी जी की तरह आप सूरत से बंबई तक आ जाओ चलकर, गांधी जी का ड्रेस पहनो, साथ में कस्तूरबा को रखो, अपनी वाइफ को, ओके, कस्तूरबा को रखो, और चल के आ जाओ। तो उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। ये जो पटेल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, छोटे छोटे मशीन लगाता है, घर में काम करता है, करने को लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो होम इंडस्ट्री बोलते हैं उसको। बहुत अच्छा आदमी है, गांधीयन है, पहचानता है मुझे, टच में रहता है। लेकिन कल वो मेरे को बोलता है, साहब आप FIR मेरे को ड्राफ्ट करके भेजो, पॉइंट्स लिख कर भेजो। मैंने कहा अभी मत करो कुछ, लेट द जजमेंट कम, लेट द जजमेंट कम। जजमेंट लिखने का मतलब रीट ऑफ मैंडेमस लिखने की जिम्मेदारी मेरे पर दी है, जबकि वहां मेरे से ज्यादा अनुभव वाले लोग हैं। लेकिन इनका अनुभव केवल एक फील्ड में है, और हमारा अनुभव पूरे फील्ड में है, पॉलिटिक्स से लेके, सोशियोलॉजी से लेके, लॉ से लेके, जुडिशरी से लेकर, नेचुरोपैथी से लेकर, होम्योपैथी से लेकर, आयुर्वेद से लेकर, और खुदा न खास्ता कल अगर आपको एक्सीडेंट हुआ तो आई कैन इवन ऑपरेट ऑन यू। लेकिन अभी उन्होंने एक नया रूल बनाया है, आयुर्वेद वाले सर्जरी नहीं करेंगे। अरे भैया क्यों? आयुर्वेद वाले जो डॉक्टर होते हैं, MD वगैरह, उनको तो सर्जरी सिखाई जाती है, जैसे एलोपैथी का हॉस्पिटल में सिखाई जाती है वैसे। उनका प्रसूति शास्त्र तो तुम्हारे से एडवांस होता है, तो बोले वो सर्जरी नहीं कर पाएंगे। ये डिक्टेटरशिप है। फॉरेन की अम्मा ला के इधर आके बोलती है कि आपको दूध देने को नहीं आता है। माँ को बोलती है, हमारी इंडियन माँ को बोलती है, फॉरेन की अम्मा, कि आपको दूध देने नहीं आता। अरे दैट इज नेचुरल। क्या तुम जानते हो रैकेट, जैसे मैंने कहा
बच्चे का पहला दूध जो होता है वो कोलोस्ट्रम होता है उसमें, वो सबसे बड़ा वैक्सीन। जब माँ बेचारी सोई रहती है, उसको इंजेक्शन देके ऐसे सुला देते हैं और बच्चे को पिंजरे में रखते हैं और वहां उसको वैक्सीन दे देते हैं बिना पूछे आपके। और माँ का दूध जो थन होता है, नर्स आती है और ऐसे ऐसे दबा के उसका दूध निकाल देती है। वो बच्चों को जाना चाहिए वास्तव में, पहले 3 दिन से 5 दिन का जो दूध होता है वो सबसे अच्छा होता है, माँ का दूध। तो जब अगर बच्चा नहीं पिएगा तो माँ के थन में दर्द होता है, तो नर्स आके वो दूध ऐसा कर उसका थन दबा के दूध निकालती है और फेंक देती है, जो बच्चों को देना चाहिए वास्तव में। ये तुम्हारा मेडिकल साइंस है, क्या ये आप जानते हो? तो मैंडेटरी वैक्सीन अगर आपको देनी है, मैंडेटरी वैक्सीन मतलब फोर्स से देनी है, तो सिट्रस फ्रूट दो, कैबेज का जूस दो, टमाटो का जूस दो, हनी दो, जैगरी दो, टर्मरिक डाल के मिल्क दे दो। अभी कुछ लोग बोले, और कुछ लोग बोलेंगे टर्मरिक दूध, दूध तो नॉनवेज है, कुछ लोग बोलेंगे अरे बहस काय को करते हो, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। दूध कहाँ से नॉनवेज हो गया? तो इसका मतलब है मम्मी का दूध पीना भी नॉनवेज है क्या? बच्चा वेजिटेरियन पैदा हुआ है तो वेजिटेरियन जूस देते हो उसको। तो देखो आपको कैसे लोग मजाक करते हैं आपके लॉजिक का भी। ओके, अभी एक नया लेबल लगाया उन्होंने एग्स को अनफर्टिलाइज्ड एग्स, मतलब गर्मी से, आर्टिफिशियल गर्मी से वो एक उसके ऊपर मुर्गा नहीं बैठता है मुर्गी के ऊपर, तो उसको बोले वेजिटेरियन एग है। उल्लू बनाने का धंधा है, वेजिटेरियन एग है बोलिए, खा सकते हो आप, और तुम भी हंस हंस के खाओगे, बोले कि हाँ इसमें प्रोटीन बहुत होता है, चलो हम भी खा लेते, देखते टेस्ट कैसा लगता है इसका, इसकी ऑमलेट कैसी बनती है, इसकी भुर्जी कैसे बनती है। ओके, मैं वेजिटेरियन हूं पक्का, आधा नहीं, 1/4 नहीं, 1/3 नहीं, प्योर वेजिटेरियन हूं मैं। पिछले 30 सालों से जब मैंने देखा कतल खाने में क्या चलता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे में एक दिन में। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में फिर फैमिली को ट्रांसफॉर्म करा दिया। मेरा लड़का रॉबिन टोटल वेजिटेरियन है, मेरी वाइफ कश्मीरा टोटल वेजिटेरियन है, वो पारसी है, उसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया, शादी हमने चर्च में नहीं की, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। मैं ऐसा आदमी हूँ, प्रिंसिपल से चलता हूँ, खाली प्रिंसिपल्स नहीं सिखाता हूँ। और जी, एफडीए के बारे में काफी लोगों ने सुना है, लेकिन मैं चाहूंगा एक इसके बारे में भी आप प्रकाश डालें, क्योंकि ये भी इससे संबंधित है। तो एफडीए किस तरह से काम करता है, और एक ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954, तो इसके बारे में मुझे शायद उम्मीद है किसी भी दर्शक को कुछ भी नहीं ज्यादा पता होगा, तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें तो जानकारी पड़ेगी। एफडीए का मतलब है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके इसका मेन ऑफिस दिल्ली में है, सेंट्रल ऑफिस, और हर स्टेट में इसका ब्रांच है, उसको स्टेट ब्रांच बोलते हैं। बम्बई में इसका ऑफिस बैंड्रा में है। ओके, एफडीए का ऑफिस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अंडर द एक्ट, जो जिस एक्ट का मैंने आपको नाम दिया है, क्या क्या बोलते हैं उसको, मैंने आपको लिख के दिया है ना, पढ़ के बताओ। जी जी जी, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज हाँ, ऑब्जेक्टेबल एडवर्टाइज एक्ट 1954। दैट्स राइट। ड्रग्स एंड एडवर्टीजमेंट जो है ऑब्जेक्शनेबल, तो वास्तव में अंडर दिस एक्ट मैजिक रेमेडीज कहते हैं इसको। तो अगर आप, हमने बोला ये जो टी है उसका नाम हमने दिया डायबिटी, तो बोले आप ये गलत एडवर्टीजमेंट करते हो, चाय किसी डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकती, इसको विड्रॉ करो। तो वो मेरे पास नहीं आया था आदमी, नहीं तो मैं उसको समझा देता था। डायबिटी का टी का मतलब है इसमें जड़ी बूटी डाली हुई है अलॉन्ग विथ चाय की पत्ती। क्या आप जानते हो चाय के पत्ती के जो सफेद या बच्चे बच्चे लीव्स होते हैं, बच्चे लीव्स एकदम डार्क लीव नहीं होते, डार्क लीव एंड कम डार्क, मतलब वो सफेद दिखते हैं पत्ते लेकिन ग्रीन होते हैं। अगर ये बच्चों के पत्तों का
चाय अगर आपने लोगों को पिलाया तो दैट इज वेरी गुड फॉर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक, हार्ट रेमेडी, इट इज अ हार्ट रेमेडी। तो उसकी चाय बहुत महंगी होती है, सोने के भाव में बिकती है। लेकिन ऐसे अगर आपने एडवर्टीजमेंट देंगे तो उसको लोग खारिज करेंगे। ओके, वास्तव में अंडर दिस एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट, आप ये वैक्सीन को बंद कर सकते हो इफ यू गो स्ट्रिक्टली बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। लेकिन उनको ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आप वैक्सीन देने के पहले हर कंटेनर के ऊपर ड्रग का क्या होता है और उसका पर्चा होता है फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको पढ़ता भी नहीं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये जितने भी एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर होते हैं, ये तो कंपाउंडर होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, उनको पर्ची देता है, उनको सैंपल देता है और उनको बोलता है आप इतना प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको फॉरेन में जाने को मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू प्रिस्क्राइब द ड्रग। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इनका कंटिन्यूइंग एजुकेटर होते हैं। तो ये डॉक्टर कैसे है तुम्हारे? काय के डॉक्टर है ये? क्या जानते हैं ये शरीर के बारे में, मन के बारे में, आत्मा के बारे में? कुछ नहीं जानते हैं। ये तो सब क्वैक्स है और वो हम लोग को क्वैक्स बोलते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमको बोलते हैं अरे तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम्हारे पास तो एमडी नहीं। मेरे पास एमडी है, लेकिन तुम्हारी वाली कचरा वाली एमडी नहीं है मेरे पास। ओके, तुम एक डिसीज और एक ऑर्गन के, पाइल्स वाला डॉक्टर क्या करता है, नीचे देखता है और काटता है, सुचरिंग करता है, बाद में पाइप लगाता है, 15 मिनट का ऑपरेशन होता है पाइल्स का, और बाद में 3 दिन उसको खाना बंद करने के लिए, नहीं तो पाखाना आएगा तो अटक जाएगा उसमें। तो इसलिए अरे पाइल्स आप नेचुरोपैथी से 10 दिन में ठीक कर सकते हो बिना ऑपरेशन के। 10 दिन में, 10 दिन भी नहीं लगते वास्तव में। इट इज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। नहीं करेंगे आप लोग, इतनी सादी बात नहीं समझेंगे। और कुछ बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी वैक्सीन पे आते हैं फिर से। तो जैसे जो भी फार्मा कंपनी है जो वैक्सीन प्रोड्यूस करती है, बनाती है, तो इनको जो फंड करने वाले होते हैं, बोलते हैं वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं, जैसे कि बिल गेट्स। तो क्या ये समाज के लिए बार बार बताते भी हैं कि आप पोलियो की वैक्सीन लीजिए या कोरोना की वैक्सीन लीजिए, ये अपने बच्चों को भी क्या ये वैक्सीन दिलवाते हैं जो जनता को बनाने के लिए फंड करते हैं? पहली बात तो यह है कि बिल गेट्स ने अपने बच्चों को, 3 बच्चे हैं उसको अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया है। और ये मैथोनिक माफिया के जो लोग होते हैं वो तो अपने बच्चों को कभी नहीं देते हैं। तुम्हारे बच्चों को देंगे। बिल गेट अपने 3 बच्चों को नहीं देता है, लेकिन यहाँ आके, इंडिया में आके 5 लाख बच्चों को पंगु या मार करता है या मार देता है पोलियो की वैक्सीन देकर। और पोलियो डे करके एक दिन होता है साल में, तब ये लोग जो है बच्चे को लेकर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट अपने हाथ से बच्चे के मुंह में ड्रॉप डालता है। नॉनसेंस। मैं अगर प्रेसिडेंट होता था उनको भगा देता था वहां से। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में होता, एंड आपको मालूम होगा शायद मैंने कोशिश भी की थी राष्ट्रपति बनने की, लेकिन वहां सब कैसे लोग बैठे हुए हैं। अगर आज मैं राष्ट्रपति होता, ये लॉकडाउन का नाटक चलने नहीं देता था। और ये अपॉर्चुनिटी थी इंडिया को पूरे दुनिया में छा जाने की, जैसे चाइना छा गई है। चाइना ने 3 दिन में बोल दिया हमारे पास कुछ नहीं है, वैक्सीन है ही नहीं। तुमने यहाँ वो लाया था, हमने टेस्टिंग की आपको सहूलत दी, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 3 दिन में खत्म कर दिया। लेकिन चाइनीज मॉडल आप क्यों नहीं अडॉप्ट करते? तुम्हारा नरेंद्र मोदी जो बोलता है मैं योगी हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं यूं हूं, मैं क्यों हूं। तो फिर योगा करो ना, आयुष करो ना। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये उसका फुल फॉर्म है आयुष का। और आयुष का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नाइक करके, वो तो गोवा का है, उसको कुछ मालूम नहीं है और उसको पॉजिटिव साबित करके एक तरफ से ढकल दिया। और वो बोलते आईसीएमआर के पास जाकर पूछो। आईसीएमआर से हमको क्या मतलब है? इंडियन ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्ट डिफरेंट,
एंड इनका एक्ट इज डिफरेंट। हमको क्यों आईसीएमआर के पास जाना है? मैंने एक ओथ ऑफ डॉक्टर लिखा है, ओथ ओथ फॉर डॉक्टर। और क्या आप जानते हो 1 जुलाई इज इंटरनेशनल डॉक्टर डे? आप जानते हो नहीं जानते हो? ये इंटरनेशनल डॉक्टर डे मैंने शुरुआत की, और उसकी जो ओथ है, नई ओथ, वो मेरे किताब में है, नेचर के और योगा थेरेपी में वो ओथ है। ये ओथ हर साल लेनी पड़े। वहाँ ऑस्कर फर्नांडिस करके एक हेल्थ मिनिस्टर था, उसको मैंने भेजी थी क्योंकि वो जानता था। उसको वो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो उसने आईसीएमआर को भेज दिया। आईसीएमआर से वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे से फोन पे बात की, बोले आपकी ओथ बहुत अच्छी है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डॉक्टर डे को सबको लेने की कोशिश करेंगे, उसको फ्रेम में लगा के रखेंगे। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ। तो बोले नहीं, खाली एक एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? वो रेप वर्ड को निकाल दो। मैंने कहा नो, आई एम नॉट रिमूविंग द रेप वर्ड। वैक्सीन इज रेप, पीरियड। बच्चों का रेप कर रहे हो तुम, जबरदस्ती कर रहे हो। एक औरत पे अगर रेप होता है तो सारे लोग नीचे उतर आते हैं कैंडल लाइट लेके। बच्चों का रेप डेली होता है अस्पतालों में, उसके लिए कुछ नहीं करते हो। तुम्हारे में ज्ञान है, तुमको इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे में नॉलेज है, तुम्हारे में विजडम है, नहीं। तुम्हारे पास खाली फार्मा माफिया जो देती है और एडवर्टाइजिंग जो आप देखते हो, वो इंफॉर्मेशन है आपके पास। बट इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, एंड नॉलेज इज नॉट विजडम। ये ध्यान में रखना। जी, और अच्छा, बिना इन्फॉर्मेशन की, जी जी, मैं एक इसमें अगला प्रश्न जोड़ना चाहूंगा और चाहूंगा दर्शकों को ये और बताएं कि कुछ पेरेंट्स अभी ये गलती कर चुके हैं कि उनके बच्चों को वैक्स ऑलरेडी लग चुका है। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका होगा कि हानिकारक वैक्स के अब जो साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में होने वाले हैं? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अगर किसी ने जी वैक्सीन लगा दी है, कोरोना की तो वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, तो लगाने का कोई सवाल नहीं आता है। ओके, बाकी वैक्सीन ली है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है उस बच्चे को? क्योंकि वैक्सीनेशन के इंग्रेडिएंट की वजह से तो ऑटिज्म होता है, कैंसर होता है, बाकी जटिल बीमारियां होती है। पोलियो से और ज्यादा पोलियो बढ़ गया है। रोटरी क्लब इंटरनेशनल की एक मुहिम थी, पोलियो फ्री वर्ल्ड, लेकिन पोलियो तो खत्म नहीं हुआ, उन्होंने और मल्टीप्लाई कर दी डिसीजेज। पोलियो लेने के बाद में कितनी बालक और बालिकाएं पंगु हो चुकी है, जमीन पे घिसर घिसर के चलती है। उसके फोटो देखो, मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, उसको देखो ना। उसको नहीं देखोगे आप? ओके, तो देखो उसको, तुम्हारे चैनल पे उसका ये दे दो, लिंक दे दो, तो लोग, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा एक वीडियो 10 साल पुराना वीडियो तुम्हारे ऊपर दिया और लोगों को बहुत पसंद आया हो। वैसे ये जो वीडियो है वो सर्कुलेट होने चाहिए, वो नहीं करते हैं, बवाल मचाते हो, केवल सुपरफिशियल नॉइज करते हो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत सिंसियर है, होनहार हो, और नए नए विषय को लेकर आते हो, उसी को रिपीट नहीं करते हो, तो ये तुम्हारा अच्छा अच्छा गुण है। अच्छा, दूसरी बात, तुम लोग लेकिन कभी भी ऑल्टरनेटिव वैक्सीन की बात क्यों नहीं करते हो? होम्योपैथी में हमारे पास इतने वैक्सीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वैक्सीन है। कैंसर का वैक्सीन है, इनके पास तो आज भी कैंसर का वैक्सीन नहीं है। कैंसर का वैक्सीन है होम्योपैथी में, कार्सिनोसिन। और तुमने जो सवाल पूछा, कौन सा सवाल पूछा? कि अगर पोलियो का वैक्सीन दिया है, दूसरे वैक्सीन दिए, तो उसका उसको बोलते हैं वैक्सीनोसिस। मतलब वैक्सीन की बीमारी को वैक्सीनोसिस बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन को निकालने के लिए हमारे पास 3-4 दवाइयां हैं। सबसे अच्छी दवाई है थूजा, THUJA। थूजा 30 दे दो, 4 गोली बच्चे के मुंह में डालो, वो बड़े चाव से खाएगा, क्योंकि शक्कर की गोलियां होती है, लेकिन उसमें उसकी रिलीज एनर्जी होती है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल लेवल, एनर्जी लेवल, वो दे दो, तो उसको वैक्सीन की बीमारियां नहीं होगी। अगर आपने तुरंत दी तो, वैक्सीन लगाते ही उसको अगर वो दे दी घर पे आकर, तो वैक्सीन का असर वो न्यूट्रलाइज करेगा। थूजा नक्सवामी का है, जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस को ठीक करता है, लीवर को संभालता है, उसको दे दो। तीसरी दवाई है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को दे दो।
लाइकोपोडियम इज द बेस्ट मेडिसिन। ये 3 दवाइयां ध्यान में रखो, टूजा, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम। अच्छा, आपको अगर एड्स हुआ है तो हमारी वैक्सीन है मेडोरिनम, सिफिलिनम, ट्यूबरकुलिनम, एकिनाशिया, लेकेसिस, सल्फर, फॉस्फोरस एंड लाइकोपोडियम। एड्स की दवाइयां हैं, एड्स के वैक्सीन है ये। कैंसर का है कार्सिनोसिन, चिकन पॉक्स का है वेरियोलिनम एंड मेडोरिनम, डिप्थीरिया का है मर्क्यूरियस साइनाइटस एंड डिप्थेरियम। अभी आप लोग बोलेंगे मर्क्यूरियस साइनाइटस ये तो डेडली पॉइजन है। अरे नहीं बाबा, हम ड्रग्स नहीं देते, हम ड्रग की रिलीज एनर्जी देते हैं, उसमें तो ड्रग्स होता ही नहीं है। ओके, गोनोरिया मेडोरिनम, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस नक्स वोमिका, इन्फ्लुएंजा आर्सेनिक एल्बम, मीजल्स और रुबेला मॉर्बिलिनम एंड पल्सेटिला। पल्सेटिला ये सबसे अच्छी दवाई है औरतों के बीमारी के लिए। औरतों के बीमार मेंसेस भी अगर रेगुलर नहीं आते तो पल्सेटिला दवाई लेने से औरत के मेंसेस, ल्यूकोरिया आता है तो भी ठीक कर देगा पल्सेटिला। तो ऐसी दवाई है हमारे पास। मम्स के लिए है मॉर्बिलिनम एंड पैरोटिडिनम, पोलियो के लिए है लेथिरस, पोलियो नोसोड बोलते हैं इसको, लेथिरस उसका नाम है। रेबीज के लिए मतलब कुत्ता काटा, पॉलिटिकल कुत्ते नहीं बोल रहा हूं मैं, कुत्ता असली का कुत्ता काटा, तो रेबीज के लिए हाइड्रोफोबिनम या लाइसिन बोलते हैं उसको। सिफिलिस के लिए सिफिलिनम, स्मॉल पॉक्स के लिए वेरियोलिनम, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बैसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम, टाइफाइड के लिए है बैप्टिसिया, वूपिंग कॉफ के लिए है ड्रोसेरा और पर्ट्यूसिन। ये मैंने सारे वैक्सीन आपको बताए होम्योपैथी के। इसको क्यों नहीं लेते हो आप? इसको क्यों नहीं लेते हो? डरते क्यों हो? ये 1 रुपए में मिलेगी आपको दवाई, ये वैक्सीन। वहां वैक्सीन लगाने जाते हो कितने पैसे देते हो? आपके पास बिल है क्या वैक्सीन लगाने का? बिल देते हो आपको क्या आज आपने इतना वैक्सीन लगाया, ये हॉस्पिटल में लगा, इसका इतना डोज हमने दिया और इसका बिल इतना है? लिया है आपने कभी किसी के से बिल? किसी अस्पताल से बिल लिया है? नहीं लिया है। तो आप अपने अधिकार भी नहीं जानते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 7 कंज्यूमर के राइट है, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिड्रेसल, लेकिन जानते नहीं हो आप। एनीवे, चलो आगे। जी जी। तो अभी एक दो शब्द हैं, एक वैक्सीनेशन और एक इम्यूनाइजेशन, तो क्या ये दोनों सेम है? इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन हाँ, करेंगे तो अच्छा। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन है? नहीं। इम्यूनाइजेशन मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिसीजेज इन इटसेल्फ। इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यूनिटी को तंदुरुस्त बनाओ, मजबूत बनाओ। वैक्सीन जो है इम्यूनिटी को खोखला बना देती है, दबा देती है इम्यूनिटी को। So don't mix immunization with vaccination. There is no vaccine which improves immunity. I repeat, there is no vaccine which improves immunity. और कुछ वक्त पहले मैंने आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का नुस्खा बताया है, क्या क्या लेना चाहिए, कौन से जूसेस पीने चाहिए, बच्चों को क्या देना चाहिए। बच्चों को मसाज देने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। म्यूजिक म्यूजिक खेलने से, म्यूजिक अगर बच्चा रोता है तो उसको ऐसे सर के ऊपर थोड़ा सा जेंटल मसाज दे दो, छाती पे से ऐसे हाथ फिराओ, उसके हृदय के ऊपर हाथ रखो और म्यूजिक चालू करो, ऑटोमेटिक बच्चा सो जाएगा। लेकिन ये नहीं करेंगे आप लोग। मम्मी जब दूध देते हैं सामने टेलीविजन देखते हैं, और सामने टेलीविजन पे अगर रेप सीन है तो बच्चों के ऊपर क्या असर होगा? कभी सोचा भी है आप लोगों ने? सामने बड़ा बड़ा टीवी है, मम्मी दूध पिलाती है बच्चों को, सामने जो है डिशू होता है, शूटिंग होता है और रेप होता है, तो सीन देख रहे हैं और दूध पिला रही है। we have got to think, we are not thinking deeply about anything. Psychological effect क्या हो सकता है? ओके, अगर बच्चा जो है छोड़ के गया, उसका बाप बच्चा दे गया अब मम्मी को, तो उसके ऊपर क्या असर होता है वो बच्चे के ऊपर? क्योंकि माँ जो है वो खुश नहीं है, तो माँ जो दूध पिलाएगी वो उसके लिए पॉइजन बन जाएगा। ओके, डिवोर्स हो गया है,
समझो, छोड़ गया आदमी हरामी, या तो बेचारा मर गया एक्सीडेंट में, तो आदमी मर गया, बच्ची अकेली है, माँ अकेली है, कोई नहीं है, सिंगल पेरेंट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस बच्चे पे क्या होगा। एनीवे, बहुत सी कुछ बातें मैं समझा सकता हूँ, लेकिन समझने वाले वहां बैठने चाहिए और समझने के बाद में एक्शन लेना चाहिए। वो तो होता ही नहीं है, डर के। अभी मैंने इतना बड़ा भाषण दिया, फिर भी बोलेंगे, आकर पूछेंगे, लेकिन वो लोग आएंगे तो क्या करेंगे? पुलिस वाले घर में घुसे तो क्या करें? अरे उनको घर में घुसने मत दो ना, उनको पहला आइडेंटिटी कार्ड पूछो, बोलो आपका आइडेंटिटी कार्ड बताओ, उसका मोबाइल पे फोटो ले लो, डर जाएगा फिर वो। अच्छा अभी ये आपको हम आपको ये पर्चा दे रहे हैं, इसके ऊपर लिख कर दो हमको कौन सा वैक्सीन देने आए हो, कितने पैसे लोगे हमारे से, उस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट क्या है, उससे हमारा बच्चा मर गया तो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, आपने अपने बच्चों को दिया है क्या? ये सवाल पूछो ना, आप में हिम्मत नहीं है क्या? ये सवाल पूछो। नहीं पूछेंगे। अभी मैंने सब आपको बता दिया, फिर भी कल पूछ के, अरे डॉक्टर साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? कल अगर पुलिस वाले मेरे घर पे आए और धक्का मारने लगे तो क्या करेंगे? समझे? तो 1 घंटा ओवर हो गया। मेरा लड़का बोल रहा है 1 घंटा हुआ है भाषण का, एमबी खत्म हो जाएगी, जल्दी से खत्म करो। तो मेरा एक लड़का मैं ये मेरे ऊपर जरूरी ध्यान देते रहता है। हाँ? एक कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगा कि हो सकता है ये काफी लोगों की प्रॉब्लम हो। ये सिकंदर जी पूछ रहे हैं कि लियो सर जी, मैंने अपने बेटे को वैक्सीन नहीं लगवाया है, मैं लगवाऊंगा भी नहीं कभी। मेरा बेटा 1 मंथ का है, पर स्कूल एडमिशन में वैक्सीनेशन कार्ड रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, तो अब उनके बेटे का एडमिशन कैसे? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट ये जबरदस्ती है, और कुछ स्कूल जो है वैक्सीन नहीं रहेंगे तो एडमिशन देते हैं, बाद में डॉक्टर को बुला के उसको तुम्हारे परमिशन के सिवाय वैक्सीन दिलवाते हैं। ये तो फॉरेन में तो होता है सरासर, अमेरिका में होता है बिना पूछे। लेकिन हमारे इंडिया में वैक्सीन देने के पहले रूल है कि पेरेंटल कंसेंट इज नेसेसरी। उस रूल को अपनाओ, वो स्कूल को उसको उस स्कूल के ऊपर केस करो, स्कूल बंद करा दो उनकी। देयर इज अ प्रोविजन, फंडामेंटल राइट को ये आपके ये अफेक्ट करती है, तो क्रिमिनल रिट पिटिशन डालो उस स्कूल के खिलाफ। रिट पिटिशन 2 प्रकार के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। तो स्कूल के ऊपर क्रिमिनल रिट पिटिशन डालो, खत्म करो उस स्कूल को। डोनेशन का भी उसमें लगा दो फिर चार्ज, इतना डोनेशन हमारे से लिया है वो भी डाल दो। नकद में डोनेशन लेते हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल और 5 स्टार स्कूल बना के रखे हैं। म्युनिसिपल स्कूल में जो है बिना पेरेंट को पूछे म्युनिसिपल के डॉक्टर आते हैं, रेगुलर वैक्सीन देकर जाते हैं म्युनिसिपल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में। हम सब जानते हैं ये नाटक, लेकिन आप लोग चुप बैठे हो ना, पिंजरे में कैद पोपट बने हुए हो, चिड़िया बने हो, उड़ नहीं सकते आप लोग उड़ नहीं सकते खुले आसमान में। तो ये सब निकाल दो। बहुत कुछ हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन गाइडेंस लेने के बाद में बोलेंगे साहब ये आपने बहुत अच्छा बना दिया, बताया हमको, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हम हमारे बच्चों को स्कूल से घर भेजा तो क्या करेंगे? अरे बता दिया मैंने, उनके ऊपर केस डालो, क्रिमिनल रिट पिटिशन डालो। तुम अगर कोई टीचर छड़ी मारते बच्चे को तो उसके ऊपर एफआईआर लिख सकते हो आप। तो वैक्सीन देते हो, वैक्सीन का रेप करते हो तो वैक्सीन रेप का एफआईआर डालो। इसने मेरे बच्चे पे वैक्सीन देकर मुझे पूछे बगैर मेरे बच्चे का रेप किया है, इतने छोटे बच्चे का, 4 साल का बच्चा है, जूनियर केजी में जाते हैं। अरे वो बच्चा खेलने को नहीं सीखा तो आप लोग जूनियर केजी सीनियर केजी में भेजना शुरू कर देते हैं, क्यों? अरे बच्चे को खेलने दो ना। किंडरगार्टन का मतलब क्या है? इट इज द जर्मन वर्ड, चिल्ड्रंस गार्डन, केजी, किंडर गार्टन। केजी का मतलब वो होता है, मतलब आप उसको वहां भेजते हो मिट्टी में खेलने के लिए, फूल लगाने के लिए,
म्यूजिक सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, बात करने के लिए। बच्चे लोग एक्टिंग करने में बहुत होशियार होते हैं, एक्टिंग करने के लिए, इसका मतलब होता है केजी। लेकिन आप शुरू कर देते एबीसी पढ़ाने का, 1+1 3 हो जाता है फिर उन लोग का, क्योंकि मम्मी ने मिलकर 1+1 3 बना दिया ना, 1+1 2 नहीं होता है फिर। आप हंस नहीं रहे हो, मतलब आपको जोक नहीं समझा मेरा। क्या मैंने क्या बोला? 1+1 3 कैसे हो गया बताओ मुझे? वो सर मम्मी आपकी बड़ी बड़ी डैडी बात एंड चाइल्ड, मम्मी डैडी एंड है। चाइल्ड 3 हो गया ना। अच्छा, ये क्या पूछ रही है, क्या हम अच्छा एक रिबेलोजी चीज से ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्या? वो करेंगे ट्रीटमेंट, काय का ट्रीटमेंट चाहिए भैया आपको? ये क्या नाम है, ईशा? चाह ईशा? रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो हाँ ईशा क्या? ईशा जी ये पूछना चाह रही हैं, सर यदि हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो क्या डॉक्टर रिवेलोजी ट्रीटमेंट भी करते हैं, करेंगे हमारा? हाँ, ट्रीटमेंट तो मैं 1975 से करता हूँ, मुझे इतना तजुर्बा है। लेकिन आप बोलेंगे ये फ्री लेक्चर हमने सुना है, फ्री ट्रीटमेंट भी देंगे, ऐसा नहीं पूछा है उन्होंने। तो मैं ट्रीटमेंट के पैसे लूंगा, आप तो मुझे देते नहीं हो लेक्चर के पैसे। ठीक है, हरकत नहीं, दोस्ती में चल जाता है। आप अच्छा कार्य कर रहे हो, इसलिए मैं आता हूँ सबको समझाने के लिए। आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको मैं प्रोत्साहन भी देता हूँ। लेकिन कल कुछ लोगों का ये होता है कि डॉक्टर जो है ना ट्रीटमेंट मुफ्त में देंगे, किताब उनको चाहिए मुफ्त में भेजेंगे, और बाद में तुमको कंप्लेन करेंगे कि किताब मिली। अरे उस किताब में क्या लिखा है वो तो पढ़ा ही नहीं है तुमने, उसको पढ़ो पहले। कैप्सूल फॉर्म में सब मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं होता है या समझदारी नहीं होती है। ओके, वो औरत अगर अगर ये भाषण सुनती होगी तो उसके दिमाग में ध्यान आएगा मैं किसकी तरफ ये रोक लगा रखा है। तो जो लोग ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, तो मैं वीडियो के लास्ट में जो भी डिटेल्स हैं डॉक्टर साहब की वो मैं दे दूंगा, आप चाहें तो उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बाकी का जो और भी लोग जानना चाहते हैं तो उन सबको मैं नंबर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक मेरे है, तो अभी सबसे पहले मेरे वेबसाइट पे जाने दो उनको, तो पता चलेगा। और वेबसाइट पे फॉर्म भर के या तो मेरे को सवाल पूछ सकते हैं, www.healthwisdom.org, ये वेबसाइट का लिंक दो, किताबों का लिंक दो। और हमारे रोजी रोटी पे अब ये मत करो। तो सोशल वर्क बिल्कुल। खाली पेट पे नहीं हो सकता है। मैं सोशल वर्क करता हूँ, लेकिन सोशल वर्क का ये मतलब नहीं है कि मैं मेरे फैमिली को भूखा रोकूं। एक तो ये लॉकडाउन में तो हमारा पीएमसी बैंक अकाउंट आज 1 साल से हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कितने रिमाइंडर भेजे पीएमसी बैंक को, लेकिन वहाँ का चोरों का अड्डा बन गया है। रिजर्व बैंक के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, 2 एडमिनिस्ट्रेटर मैंने चेंज करवाए, लेकिन हमारा पैसा वहां अटका हुआ है। बोलो, चोर लेके पैसे चले गए, वो लोग तो सब जेल में है। लेकिन अभी 1 साल से कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है पीएमसी बैंक में, और ये सब बैंक के घोटाले हो रहे हैं, वो सब इसी का माहौल है। ये माहौल चल रहा है, बैंकों को खत्म करो, प्राइवेटाइजेशन करो, लोगों को लूटो, लोगों को मारो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, ये सब उसी का एजेंडा है। जान लो जरा, पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोग्राम है वैक्सीनेशन। वैक्सीन औरत को बांझ बना देगी और आदमी को नपुंसक बना देगी। ये 2 शब्द भी आप अपने ध्यान में रखेंगे तो वैक्सीन को आप नहीं छुएंगे। वैक्सीन जो है आदमी को नपुंसक बना देंगे। आई डोंट वांट सुमित टू बिकम नपुंसक, और औरत को बांझ बना हमारे देंगे। नेता तो वैसे भी हो ही चुके हैं। हाँ जी, हमारे क्या नेता बोला? तो वैसे भी हो ही चुके हैं, हमारे तुम्हारी नेताओं शादी ने हो जो गया गलती कि कर ली है। वो बाद में तुम्हारे नेताओं ने गलती गलती किया, उनको करने दो, हाँ, तुम मत उन्होंने करना। उन्होंने तो वैक्सीन ले लिया तभी उनकी ये हालत है। बाकी का जनता ऐसा ना करे तो उसके लिए आपने बता ही दिया है। करेक्ट।
मैं तो सीधी बात करता हूँ, बिना डरे किसी से, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई भी कुछ भी कहो, कोई बोलेगा ये तो बहुत गुस्से वाला डॉक्टर है, हाँ मैं हूँ गुस्से वाला डॉक्टर। अगर नहीं मानेंगे तो मैं गुस्सा करता हूँ, मेरा राइट है वो। हम्म। तो चलिए अब सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियोस में दी, और आई थिंक आपका भी टाइम थोड़ा कीमती है, तो आप बता रहे थे कि वक्त हो चुका है। मैं बस एक आखिरी क्वेश्चन के रूप में बस आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी मैं कमेंट देख रहा हूं, तो लगातार 1 घंटे से ज्यादा ये लाइव हो चुका है। आपने कई सारे तरीके बता दिए वैक्सीन से बचने के, फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर मुद्दे पर आइए और वैक्सीन से कैसे बचें ये बताइए। तो अब मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग वीडियो देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, जबकि मेरे सामने आपने बहुत सारे तरीके, इतने सिंपल तरीके बता दिए हैं जिनको अपना करके हमें डरने की आवश्यकता है ही नहीं। हम बच इसका सकते हैं इसका तो मतलब इसका मतलब है, ये जो लिखने वाले हैं उनको जी अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम है। ये एक जी बीमारी होती है अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम की। तो ये जितने भी ऐसा लिख रहे हैं, या तो उनको सुनाई कम देता है, या तो समझने में कम आता है, या तो इनका आईक्यू लो है, इंटेलिजेंट कोशेंट लो है, इमोशनल कोशेंट लो है, मॉरल कोशेंट लो है। ओके। तो ऐसे सवालों को मैं जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके सवाल देखूंगा अभी खत्म होने के बाद में, और उनको अप्रोप्रिएट जवाब दूंगा। इतने इग्नोरेंट कैसे बनते हैं लोग? इतना बना बताने के बाद में पूछेंगे पूरा रामायण मैंने सुनाया, बाद में पूछेंगे राम की सीता कौन थी, और लक्ष्मण कौन था, और मारुति कौन था। अच्छा, दूसरा एक सवाल आता है हमेशा महाभारत की। महाभारत में 100 कौरव थे, उनके गुरु भी उनके साथ में थे, उनकी आर्मी भी उनके साथ में थी, लेकिन 5 पांडव और एक श्री कृष्ण ने मिलकर उस लड़ाई को जीता था। तो स्ट्रेटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नंबर्स। तो आपको महाभारत सब कुछ सिखा रहा है, रामायण सब कुछ सिखा रहा है। आप टीवी के सामने बैठते हो, जब महाभारत की सीरियल आ रही थी रामायण की, मैं देखता था हमारे पड़ोस में सब बुढ़ी बुढ़िया सामने बैठती थी टीवी के, टीवी को हार पहनाते थे, हमरा राम लल्ला आने वाला है अभी, हमरे कृष्ण आने वाले हैं अभी, जय श्री कृष्ण जय श्री राम। ये नाटक चलता था, और हम बच्चे थे तभी, जब दूरदर्शन चल रहा था तभी। तो ऐसा है। उस वक्त मेरे पास टीवी नहीं था, आज भी टीवी नहीं है, मैंने टीवी गिफ्ट कर दिया। मेरा लड़का बोलता है मैं बिगड़ूंगा, लेकिन आपने वो वॉचमैन को टीवी क्यों दिया, उसका लड़का नहीं बिगड़ेगा क्या, मेरा रॉबिन पूछता है मेरे से। मैंने बोला मैंने उसको बिगड़ने के नहीं लिए दिया है, तुम्हारे से हटाने के लिए दिया है, तुम सुधर जाओ। सीधी बात है। मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरे घर में माइक्रोवेव नहीं है, मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत कम है। ओके, खाली एक गीजर है गर्म पानी के लिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। मैं हमारे कपड़े भी इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं रखी है। मेरे पास बहुत अच्छी कार थी, पहले मर्सिडीज थी, बाद में एनी 118 थी, बेच दी। मैं दो पैरों पे पैदल से चलता हूँ, लेकिन जब फॉरेन जाना होता है तो उड़ के नहीं जा सकता, इसलिए हवाई जहाज लेनी पड़ती है। अरे हंसो ना जरा, मैंने जोक किया है, डरो भी नहीं। ओके, तो जी सर, हंसो तो हंसो जरा। आ, बिल्कुल हाँ, हंसना तो सर बहुत जरूरी है ही। कुछ आखिरी शब्द दर्शकों के लिए, फिर हम लाइव खत्म करेंगे सर। आखिरी शब्द, डरना मना लाइव है। जी हाँ, ठीक है सर, डरना मतलब यही है कि मना है। क्या है, क्या मना है? डरना, जी डरना मना है। डरना मना है, मतलब आप डर से जीते हो, डर से कोई जीत नहीं सकता है। सामने अगर आपको कोई मारने को आए, तो ऑटोमेटिकली आप डिफेंड करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप डिफेंड करोगे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट से क्यों डरते हो आप? गवर्नमेंट सर्वेंट तो चोर होते हैं, उचके होते हैं, स्लेव होते हैं, और पुलिस तो सबसे चोर होती है, दुनिया भर की पुलिस, केवल इंडिया में नहीं। ऐसा है। लेकिन अमेरिका, ऐसे अच्छे अच्छे देशों में
पुलिस वाले घूस नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। चालान फाड़ के देंगे, लाठी नहीं मारेंगे आपको। ये तो सरासर हवालदार लाठी मारते हैं। और एक मैंने एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देखा था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद मारता है लाठी लेके, तो उसको तो मैं अगर वहां का चीफ मिनिस्टर रहता तो ताबड़तोड़ उसको मैं नौकरी से निकाल देता था। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आईएएस लेवल का आदमी होता है। आईएएस लेवल का आदमी ऐसा बर्ताव करता है और आप लोग देखते हो, और वो वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं होती है, समझे? टैंकर में आदमी को ले जा रहा था, अगर उनको नहीं निकाला होता, ड्राइवर को बहुत बुरा लगा, हमारे टैंकर में आदमी मरेंगे तो मैं बुरा पहुंचेगा, तो उसने फोन किया, पुलिस को बुलाया, उसको निकाले टैंकर में से, नहीं तो आदमी मर जाते थे। वो तुमने वीडियो देखी है? नहीं देखी है? उसको देखो, टैंकर वाली वीडियो, टैंकर वाली वीडियो देखो। बेचारे पैदल कितने लोग गए, एक एक बच्ची बेचारी 15 साल की अपने पंगु फादर को लेके साइकिल पे 5000 किलोमीटर चला के लेके गई। क्या ये मोदी ने देखा है? हरामी आदमी ने ये क्या कर रहा है? सो व्हाट, ये जो लॉकडाउन लगा है, आप लोग डिमांड भी नहीं कर रहे, लॉकडाउन को हटाओ, वैक्सीन का ये है, वैक्सीन का वो है, मास्क का ये है, मास्क का वो है। अरे लॉकडाउन हटा देगा, ये सारी बीमारियां हटेगी। 1 पॉइंट को लेकर चलो ना, बकवास कर रहे हैं। वैक्सीन में ये है, मास्क में ये है, इसमें वो है, फलाना है, ढिकना है। वहां देखो ना, सरदार लोगों ने किसी ने मास्क नहीं लगाया है, किसी ने, एक ने भी मास्क नहीं लगाया, और वहां सो रहे एक दूसरे के बाजू में। 1 करोड़ 10 लाख लोग, सरदार वहां है, फार्मर वहां है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनको मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अगर मैं प्रेसिडेंट होता, मैं अभी उनको जाकर मिलता था, उनके जगह उनके साथ में बैठता था, उनकी कंप्लेंट सुनता था। क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या आप जानते हो वो जो सरदार लोग जहां जमा हो गए हैं, वहां जानबूझ के 5G का 5G का जो है टावर्स लगा दिए जानबूझ के, ताकि वो मर जाए, और बाद में बोलेंगे इन्होंने लॉकडाउन के हमारे नियम नहीं पाले इसलिए वो मर गए। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी टू किल पीपल, टू किल फार्मर्स। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये वार्निंग है, ये वार्निंग है। हाँ, चलो, ऑल द बेस्ट। आई थिंक हमने सब कुछ जो कहना था कह दिया। अभी स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि एमबी खत्म हो गई है। और अंत में बस मैं यही कहूंगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट की जजमेंट की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो सैटरडे को इवनिंग में तैयार रहें। वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उससे पहले आप बिल्कुल चिंता ना करें, डरें है नहीं, जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक बनाएं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, आप सभी लोग